नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। टेक्नोलॉजी के इस युग में कुछ भी छुपाना संभव नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा जब चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतरा था, तो उस लैंडिंग होते ही होते अपने अपने प्रधान सेवक साहब तत्काल आगे कैमरे पर और लगातार अपना भाषण देने लगे। क्योंकि वो सब जानते हैं कि कैमरा प्रेमी हैं और चाहते हैं कि उनकी शक्ल हर जगह दिखाई दे। तो वो जैसे ही सामने आया तैसे ही उसके कुछ दिन बाद, एक दिन बाद रिपोर्ट आ गई कि जैसे ही वो सामने आया वैसे लोग लोगों ने अपने टीवी सेट बंद कर लिया, या जो भी अपरेटस चला रहा था उसने बंद कर दिया। आजकल सब आंकड़ा पता चल जाता है। इधर एक चीज़ और आ रही है साथ ही साथ, मतलब संकेत आने शुरू हो गए थे, अब लगातार बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आजकल ये भी हो रहा है कि जहाँ जहाँ अपने मोदी साहब भाषण देने जा रहे हैं, लोग या तो कुर्सियाँ खाली या कई बार तो लोग उनको देख करके छोड़ के चले गए। ये चीज़ भी जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री उनके पास पूरा इतना सरंजाम है तो पहुँची ही होगी तरफ जानकारी उन तक। अब आजकल वो थोड़ा सा भीड़ में कम आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऐसा हुआ क्यों? एक ऐसा लोकप्रिय वक्ता जिसको सुनने के लिए भीड़ उमड़ी पड़ती थी और इसमें कोई शक नहीं कि वो लच्छेदार भाषण देने में निष्णात है, ऐसा हो क्यों रहा है? इसको जानने के लिए थोड़ा सा प्रधानमंत्री की जो मेकिंग को आप ध्यान दीजिए तो पता चल जाएगा। अपने नरेंद्र मोदी साहब जब प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हुए, उस समय हिंदुस्तान में 3 मेजर घटनाएं हो रही थी। पहली चीज़ तो राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका था, या ये कह लीजिए कि राम मंदिर फिजा में था, और उससे पूरे उत्तर भारत में एक भारतीय जनता पार्टी की, जिसके कि वो प्रधानमंत्री एक 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 छवि सी बन गई थी, एक माहौल सा बन गया था। दूसरा बड़ा काम ये हो गया था कि अपने सरकार थी मनमोहन सिंह की, और क्या नाम है उनकी, सोनिया गांधी भी कह लीजिए, उस सरकार ने हिंदुस्तान में पहली बार धन की बहार लोगों को दिखाई थी। और साथ ही साथ ये भी संकेत उसका स्पष्ट आ गया था कि अब आपको इकोनॉमी में जो उद्यमी हैं वही टिकेंगे, बीच के लोग, परचूनिया टाइप के लोग जो हैं वो नहीं टिकेंगे। उद्यमी का मतलब जो उद्यम के माध्यम से कुछ करें, जिससे उद्यमी के तौर पर हिंदुस्तान में भी मैं टाटा बिरला को ही मानता हूँ। बाकी अंबानी अडानी ये सब जो है सरकार से ही सुविधा लेकर के और मैं सामान लोगों को देते हैं, इनको मैं परचूनिया कहता हूँ। और तीसरा काम जो हुआ था वो ये हुआ था उस सिनेरियो में कि जो सरकार थी वो कांग्रेस की अलबत्ता चल रही थी, लेकिन वो सेकंड फेज था और उसमें सरकार बदनाम हो चुकी थी। और साथ ही साथ कांग्रेस के अंदर वो भी शुरू हो गया था, क्या नाम है, मतलब नेतृत्व का संकट भी शुरू हो गया था। पुराने कांग्रेसी नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी आए, और जाहिर सी बात है राहुल गांधी क्यों नहीं चाहेंगे कि वहाँ आए, तो उसके चलते कांग्रेस के लेवल पे एक वैक्यूम सा भी क्रिएट हो गया था। अब यहाँ से इस सिनेरियो से ये मामला शुरू हुआ। अब उसके बाद सेकेंड फेज जो शुरू हुआ ये हुआ कि राम मंदिर आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना फ़ायदा चाहते थे, और साथ ही साथ गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके अपने जो मोदी साहब थे, और उनका वहाँ पे गुजरात के जो पूरी की पूरी एक लॉबी है इंडस्ट्रीज की, और क्या नाम, उसमें भी अडानी और अंबानी उनके सानिध्य से वो लोग भी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी साहब के सौजन्य से हम अपना क्या नाम है, अपना स्वार्थ साधें। इस बीच में एक काम और हुआ था जिसका मैंने जिक्र किया कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार ने ये क्लियर, चूँकि अपनी हिंदुस्तान की व्यवस्था जो है, आर्थिक व्यवस्था वैश्विक हो चुकी है, तो इसलिए ये बात साबित हो चुकी थी कि अब वही लोग टिकेंगे जो उद्यमी होंगे, परचूनिए जैसे अडानी अंबानी टाइप के नहीं टिकेंगे। तो अडानी अंबानी टाइप के जो सारे के सारे इंडस्ट्रिस्ट हैं वो ये चाहते थे कि अपने नरेंद्र मोदी साहब के माध्यम से हम अपना स्वार्थ सीधा करें मोटे, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, यहाँ बहुत पैसा है। इन सब ने मिल करके अपने नरेंद्र मोदी साहब को खड़ा किया, और उस खड़ा करने में, उनकी छवि गढ़ने में अडानी अंबानी और उनके जैसे शरीकों का पैसा जो है वो काफ़ी मात्रा में लगा। और वो पैसा इतना ज़्यादा लगाया गया और इतनी बड़ी मात्रा में उनकी छवि बनाई गई कि वो लार्जर देन लाइफ छवि उनकी बन गई, जिससे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगे। लेकिन बस वही वाली बात है कि छवि तो गढ़ी हुई थी, अपने प्रधानमंत्री उतने योग्य तो है नहीं, और उसके लिए कि 18-18 घंटा काम करते हैं, ये सब सारी बातें उनके ऊपर गढ़ दी गई। और इसके साथ एक काम और हुआ, साथ ही सारी चीज़ें समानांतर चल रही हैं कि चूँकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी है उसके हित जो थे भारतीय जनता के हितों से परे थे, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका भी जो हित है वो लोकतांत्रिक जो अभी तक जो प्रक्रिया बढ़ी है हिंदुस्तान में उसके खिलाफ था। तो इन दोनों हितों को साधने के चक्कर में ज़रूरी था कि जनता को भ्रम में रखा जाए। तो इसलिए एक ऐसी रणनीति बनाई गई
कि जिसके चलते मोदी साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या नाम है एक के बाद एक योजनाएं बतानी शुरू की, जिससे लोग भ्रम में रहें। और साथ ही साथ वो लोग बनाने वाले भी जानते थे कि ये योजना पूरी, तो जो कहने वाले भी अपने मोदी साहब भी और उनके बनाने वाले भी जानते थे कि मोदी साहब जो घोषणाएं कर रहे हैं उनको पूरा करना संभव नहीं है। इसीलिए ये भी भ्रम किया कि एक एक योजना बताई और उसके बाद तत्काल दूसरी योजना बताई। जब तक आदमी समझे तब तक योजनाओं का अंबार लग गया। कुल मिला के जब से अपने मोदी साहब आए 500-600 योजना घोषणा कर चुके हैं, जिसमें से दक्षिण में एक भी पूरी नहीं हुई। एक तो दूसरा काम ये हुआ, और तीसरा काम ये हुआ कि जनता को भरमाने के लिए एक काम और भी हुआ कि जो तमाम झूठे क्या नाम आंकड़े लोगों को दिए गए और सच्ची बातें लोगों तक न पहुंच पाए, इसलिए प्रेस को पूरी तरीके से काबू में कर लिया गया। इतना सरंजाम करने के बाद अपने मोदी साहब चले, और इसमें कोई शक नहीं कि 10 साल उन्होंने शासन किया, 9 साल हो गया, 1 साल और किया। लेकिन इस पूरे गढ़ी हुई छवि का जो मतलब जो फ़र्क पड़ा हुआ ये हुआ कि लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि अपने मोदी साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध रखी थी, और 10 साल में लोगों को ये पता चल गया कि वो उम्मीदें तो कहीं नहीं पूरी हुई। कुल मिला के जो उनका कार्यकाल रहा उसमें जितनी भी बड़ी विपदाएँ आई, सारी विपदाओं में अपने प्रधान सेवक फेल रहे। और क्या नाम है, चाहे वो जैसे मैंने बताया कि चाहे वो जितनी भी बड़ी मानसिक वो विपदाएँ आई, और जितनी इकोनॉमी इस कदर शटर हो गई कि वो आज की तारीख में जो सभी जाने, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है, नौकरियां हैं नहीं, तमाम चीज़ें हैं। तो इसके चलते जनता का जो एक तरीके से पूरी तरीके से उनसे मोह भंग हो गया। और अब भाई अभी प्रधानमंत्री तो हैं ही वो, लेकिन ये कि जनता एक काम तो कर ही सकती है कि ऐसे व्यक्ति को जिसने जो इतनी बड़ी बड़ी बोली बोल करके आया, उसने क्या नाम है जब वो गुड्स डिलीवर नहीं कर पाया, तो जाहिर सी बात है जनता का मोह भंग होना स्वाभाविक है। हाँ, इस बीच में एक काम और हुआ कि चुनाव जीतने के लिए पूरी की पूरी सरकार जो थी हमेशा लगी रहती थी। कहीं भी चुनाव हो, नरेंद्र मोदी से लेकर के और नीचे तक कैसे सैकड़ों मंत्री सब वहाँ ठेल दिए जाते थे, और बाकी जो काम अपने मोदी साहब कर रहे थे झूठ बोलने का, ये सब तो हो ही रहा था। अब जाहिर सी बात है कि जब जो एक व्यक्ति जो है उसकी भी सीमाएं होती हैं, तो लार्जर देन लाइफ छवि भले कर दी गई हो, लेकिन उन सीमाओं के चलते जाहिर सी बात है कुल मिलाकर के जो मामला जाकर के गवर्नेंस पे फंसा। इतनी चीज़ों में व्यस्त रहने के बाद लगातार एक तरीके से चुनाव प्रचारक की भूमिका में अपने मोदी जी आए, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नेंस जो थी वो ज़ीरो हो गई। ये कुल मिला करके हुआ। और लेकिन इस बीच दो काम हो गए। एक तो ये सब तो जो हुआ सो हुआ। अब जाहिर सी बात है जब गवर्नेंस ज़ीरो है तो लोगों ने मोदी जी की भाषा में समझ गया कि ये लफाजी हो रही है, इसमें कुछ गुड्स डिलीवर होनी नहीं है, तो लोगों ने उनको देखना बंद कर दिया। इस बीच दो काम हो गए। एक तो जो अडानी अंबानी जैसे जो इंडस्ट्रीज थे उनका स्वार्थ सध गया, बहुत से लोग हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, बहुत से लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया और करोड़ों रुपए अरबों रुपए के लोन उनके सबके माफ़ कर दिए गए, अब वो सेफ है। और दूसरी चीज़ ये कि राम मंदिर भी बन गया। तो कुल मिलाकर के जो सिनेरियो अब सामने आ रहा है वही आ रहा है कि अपने मोदी साहब को अब फिलहाल जो है केवल अगला जो चुनाव आने वाला है 2024 वाला, उसमें केवल एक चीज़ का सहारा है, और वो इस बात को जानते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। 21 जनवरी में राम मंदिर की जो है वो बड़े धूमधाम से उसको खोला जाएगा, लोग देखने आएंगे। अब उस राम मंदिर का जो भी इफेक्ट होगा वही उतने ही इफेक्ट से अपने मोदी साहब की भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अगर इफेक्ट अभी भी उतना ही वैसा रहा जैसा था, तो जाहिर सी बात है कि मोदी साहब को अच्छी सीटें मिलेंगी, या के लिए भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें मिलेंगी। और अगर चुनाव गवर्नेंस और क्या नाम है उस पर हुआ विकास पर, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो मोदी सत्ता जो है चली जाएगी। इतनी बात साफ साफ नजर आ रही है। मोदी सत्ता के खिलाफ जनाक्रोश है, ये इस बात से ही जाहिर हो रहा है कि लोग जो है अब उनको सुनने में उनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं, और शायद इसी बात को भांप करके मोदी जी बहुत ज़्यादा दबाव में जाते भी नहीं हैं। देखिए, अब भगवान राम का सहारा है, राम मंदिर तो खैर बनाए ही, चाहे जैसे भी बनाओ। अब भगवान राम की जितनी अनुकंपा भारतीय जनता पार्टी और अपने प्रधान सेवक पर बची होगी, उसी अनुपात में उनको अगले चुनाव में लाभ होगा। ये बात कहने में मुझे कोई फिलहाल अभी हिचक नहीं है। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको ऐसी पॉलिटिकल एनालिसिस और भी तमाम चीज़ें बताते रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।